नमस्कार विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास हिंदी का तीसरा भाग भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको अलंकार से परिचित करवा चुका हूँ मैं। आज हम भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा क्या है, यानी कि भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से एक दूसरे को प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के जो भी विचार है, जो भी भाव है, वह हम एक दूसरे को जो है या तो बोलकर या लिखकर या संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपके भाषा के प्रकार। कि भाषा के मुख्य प्रकार क्या होते हैं? वैसे भाषा के मुख्य दो ही प्रकार होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। और इसके अलावा और भी इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि सांकेतिक भाषा वगैरह। तो ये अपन को इतना ज़्यादा गहरा जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके कोर्स में जो सीमित है वहीं तक चलते हैं अपन, कि एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इन दोनों से आप परिचित है कि मौखिक भाषा वह होती है जो बोलकर प्रकट की जाती है और लिखित भाषा वह होती है जो लिखकर प्रकट की जाती है। यहाँ तक क्लियर है आपके? क्योंकि इसको परिभाषित ज़्यादा करने से आवश्यकता भी नहीं है, आप खुद समझते हैं इस बात को कि मौखिक भाषा क्या होती है। कि वह भाषा जिसको हम बोलकर जो है प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा होती है, और लिखित भाषा वह होती है जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। इसके बाद अगला आता है आपके बोली। कि बोली क्या होती है? कि भाषा के उस रूप को बोली कहा जाता है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम गांव के अंदर अपनी जो देसी जो बोली बोलते हैं वह एक बोली है। हर गांव में अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। एक कहावत भी है कि 12 कोस में बोली बदल जाती है। तो भाषा के उस रूप को बोली कहा जाता है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसी कारण थोड़ी थोड़ी दूरियों पर बोली का रूप बदल जाता है। यही कारण है कि थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद जो है उस बोली का जो रूप है वो बदल जाता है। हम देख लो, उदाहरण के लिए जोधपुर की बोली अलग है, अपने यहाँ की बोली अलग है। जालोर साइड में चले जाओ, जालोर की बोली कुछ अलग है। बाड़मेर साइड में चले जाओ, बाड़मेर की अलग बोली है। नागौर साइड में चले जाओ, नागौर की अलग बोली। यानी कि इस तरह से हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग बोली बोली जाती है, जो कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि भाषा का वह रूप जो कि एक सीमित क्षेत्र में बोला जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और यही कारण है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है बोली वो बदल जाती है, यानी कि बोली का जो रूप है वो बदल जाता है। ये ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है, और ये सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है, व्यापक क्षेत्र में नहीं। व्यापक क्षेत्र में केवल भाषा बोली जाती है। बोली भाषा की तुलना में कम विकसित होती है। देखा जाए तो बोली जो है वो भाषा की तुलना में कम विकसित होती है, और प्राय बोलचाल में ही इसका उपयोग किया जाता है। कि केवल अक्सर अपन बोलचाल में बोलते हैं, उसी में इसका जो है उपयोग होता है। अब भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, बहुत व्यापक होता है। भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो है भाषा विकसित होती है, भाषा बोली जाती है। जैसे हिंदी का उदाहरण ले लो तो पूरे उत्तर भारत के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, फिर आगे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, ये सब इन जगहों पर जो है सारी हिंदी भाषा, मध्य प्रदेश वगैरह, ये सारा हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। उत्तर भारत लगभग आधा से ज़्यादा जो है उत्तर भारत जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, और उसका व्याकरण, शब्दकोश, ज्ञान विज्ञान से संबंधित साहित्य होता है। ये ध्यान रखना कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका व्याकरण होता है, शब्दकोश होता है, और ज्ञान विज्ञान से संबंधित साहित्य होता है इसका। जबकि बोली का कोई व्याकरण या शब्दकोश या कोई भी
साहित्य नहीं होता है। बोली ही विकसित रूप, यानी कि जब बोली एक विकसित रूप में चली जाती है, एक व्यापक तौर पर बोली जाती है, तब वह किसका रूप धारण कर लेती है? भाषा का रूप धारण कर लेती है। यानी कि धीरे धीरे बोली जो है एक व्यापक क्षेत्र में अगर बोली जाए तो वह भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। प्रश्न बनता है कि बोली जो है कब भाषा बन जाती है? ये ऐसा प्रश्न बनता है कि बोली भाषा कब बन जाती है? तब आपको ये लिखना है कि बोली जो है विकसित और व्यापक होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। हमारी राष्ट्रभाषा खड़ी बोली हिंदी की एक स्थानीय बोली का ही विकसित रूप। हमारी जो राष्ट्रभाषा है कौन सी? हिंदी, जो कि खड़ी बोली हिंदी है, उसी का एक जो है स्थानीय बोली है, उसी का एक विकसित रूप है। अब हिंदी भाषा का स्वरूप क्या होता है कि हिंदी भाषा का आखिरकार क्या स्वरूप है? हिंदी शब्द से केवल खड़ी बोली हिंदी का ही संज्ञान नहीं जाता, यानी कि केवल हिंदी शब्द जो है उसे केवल अपन इतना संज्ञान नहीं कर सकते, इतना कह नहीं सकते हैं कि केवल खड़ी बोली का ही एक रूप है। उसके अंतर्गत सभी बोलियां भी आ जाती है, यानी कि हिंदी के अंतर्गत सभी बोलियां आती है। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 15 बोलियां हैं। इस बात को नोट करना आपको कि हिंदी भाषा परिवार में कितनी बोलियां हैं? लगभग 15 बोलियां हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। इसको पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी नामक वर्गों में रखा गया। 5 वर्गों में इसको रखा गया है। कौन कौन सा? एक तो पूर्वी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी, एक पहाड़ी और एक बिहारी। पूर्वी हिंदी जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी जो राजस्थान की मतलब भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा राजस्थानी भी हिंदी का एक अंग है। पहाड़ी जो जम्मू कश्मीर या पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो भी हिमाचल प्रदेश वगैरह है, तो वहाँ पर बोली जाती है। बिहारी जो बिहार के अंदर बोली जा रही है। तो ये इन 5 वर्गों के अंदर जो है हिंदी भाषा को रखा गया है। राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत देखो, राजस्थानी जो वर्ग आया है अपने हिंदी भाषा का, कि राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी बोलियाँ। अब देखो, मारवाड़ी जो अपने जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत बोली जा रही है, जोधपुर क्षेत्र में जो भी बोली बोली जा रही है वो सारी कौन सी है? मारवाड़ी बोली। इसके अलावा मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाती कहलाती है। हाड़ौती क्षेत्र जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके बोली हाड़ौती। इसके अलावा मेवाड़ क्षेत्र यानी कि चित्तौड़गढ़ वगैरह और इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो ये इस प्रकार से आपके हिंदी भाषा का स्वरूप आपके सामने आता है कि हिंदी शब्द से केवल खड़ी बोली हिंदी से ही अपन को ज्ञान नहीं लेना है, बल्कि इसके अंतर्गत अनेकों बोलियाँ आती है। सब बोलियाँ जो भी है वो हिंदी के अंतर्गत आती है। और हिंदी भाषा परिवार में लगभग 15 बोलियाँ शामिल की गई है और इनको जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। वे 5 वर्ग कौन कौन से हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, ये 5 वर्ग बताए गए हैं इसके, ठीक है। और राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी, ये 4 बोलियां जो है राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत आती है। प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा परिवार में कुल कितनी बोलियां हैं? 15 बोलियां हैं। अगला प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। कौन कौन से? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये 5 वर्ग हैं। अब आता है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि भाषा की जो है ये जो शब्द बना है आपके पास में भाषा, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? भाष धातु से बना हुआ है। अब भाष धातु का अर्थ क्या होता है? व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी यानी कि जो हम वाणी व्यक्त करते हैं, जो वाणी हम निकालते हैं मुंह से, वो व्यक्त वाणी जो है वो बनती है आपकी क्या? भाषा। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार दोबारा इसको समझ लो कि भाषा क्या है? कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भाव को बोलकर या लिखकर या संकेत के माध्यम से एक दूसरे को प्रकट करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के प्रकार
आपको पता ही है 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके अंतर्गत अब आगे अगला टॉपिक आता है बोली का, कि बोली क्या होती है, कि भाषा के उस रूप को बोली कहते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि बोली क्या है, कि भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जा रहा है, उसको हम बोली कहते हैं। इसी कारण से थोड़ी थोड़ी दूरियों पर बोली का जो रूप है, जो स्वरूप है बोली का, वह बदल जाता है। बोली भाषा की तुलना में कम विकसित होती है, यानी कि बोली है वो भाषा की तुलना में कम विकसित होती है और प्राय बोलचाल में ही इसका प्रयोग किया जाता है। केवल बोलचाल के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, बहुत ही व्यापक होता है। यानी कि भाषा का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं होता है, बल्कि बहुत ही व्यापक होता है, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और उसका व्याकरण होता है, शब्दकोश होता है, ज्ञान विज्ञान से संबंधित साहित्य भी होता है। बोली ही विकसित रूप में व्यापक होकर भाषा का रूप लेती है। अब देखो कि बोली जो है वो भाषा कब बनती है, तो बोली विकसित और व्यापक होकर भाषा का रूप लेती है, तब वह जो है क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। हमारी जो राष्ट्रभाषा है वह खड़ी बोली हिंदी का एक रूप है। क्या है, खड़ी बोली हिंदी का एक स्थानीय बोली का जो है विकसित रूप है। अब हिंदी भाषा का स्वरूप क्या होता है, कि हिंदी शब्द से केवल खड़ी बोली हिंदी का ही ज्ञान नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सभी बोलियां जो है आ जाती है। हिंदी भाषा परिवार के अंदर लगभग 15 बोलियां शामिल है। कितनी है, 15 बोलियां जो है शामिल की गई है। और इनको पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी 5 भागों में इसको बांटा गया है। कि हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है या कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। पहली है पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी, चौथी है पहाड़ी और 5वीं है बिहारी। अब अपने राजस्थानी ले लेते हैं तो क्या होता है कि राजस्थानी को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जो 4 वर्ग है, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी। अब मारवाड़ी बोली जो अपने जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, यानी कि जोधपुर संभाग टोटली क्या है, मारवाड़ी है। मेवात क्षेत्र जो ये अजमेर की तरफ का एरिया है, तो यहाँ पर जो है कौन सी बोली बोली जाती है, आपके मेवाती। इसी तरह से हाड़ौती जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जो क्षेत्र है वहाँ पर हाड़ौती। और इसके अलावा मेवाड़ी है, वो मेवाड़ क्षेत्र में अर्थात चित्तौड़गढ़, उदयपुर वगैरह जो भी है क्षेत्र है, वहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अब इसके बाद था आपके भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, के भाषा शब्द की जो है उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है। तो भाषा शब्द जो है संस्कृत की जो भाष धातु है उससे मिलकर बना होता है। और भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, यानी कि जो वाणी हम निकालते हैं, जो वाणी हम बोलते हैं, उसको कहेंगे हम व्यक्त वाणी, जो कि भाष धातु से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट लेते हैं अपन। अब नेक्स्ट है आपके भाषा की इकाइयाँ, कि भाषा की मुख्य इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि भाषा की मुख्य इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए ध्यान दो कि भाषा की मुख्य 5 इकाई होती है। कितनी होती है, 5। पहली है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द, चौथा है पद और 5वां है वाक्य। इन 5 इकाइयों से मतलब ये 5 इकाइयाँ जो है मिलकर क्या बनती है, भाषा बनती है। अब पहली है आपकी ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, कि हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। कि हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़, बिल्कुल स्वतंत्र आवाज़ जो भी अपन मुंह से निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। ये बात इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में रखने की है कि ध्वनि कब होती है, कि जब हम उसके मौखिक रूप को उपयोग में लेते हैं। यानी कि भाषा का जो मौखिक रूप है उसमें केवल ध्वनि का प्रयोग होता है। और ध्वनि क्या होती है, कि हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक जो है स्वतंत्र आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। दूसरा है वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिसके कोई भी आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते।
वर्ण के हम कभी भी टुकड़े नहीं कर सकते। शब्दों के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं होंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है आपके शब्द के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं आपस में, जो वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है और वो भी कैसा होगा, सार्थक वर्णों का समूह जो होता है उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया क प्लस म प्लस ल, यानी कि क्या बना है इसका, कमल। सॉरी, कमल बना, ठीक है। ये तो बन गया कमल। तो कमल तो है आपका राइट। अब इसी को अपन तोड़ के उल्टा सीधा करके अगर बनाते हैं मकल, अब मकल कोई शब्द भी नहीं बनता है, तो ये जो है वो सही शब्द नहीं है, जबकि कमल जो है वो सही शब्द है। यानी कि वर्णों का सार्थक समूह, कैसा, सार्थक समूह जो होता है वो कहलाता है आपके शब्द। और ये बिना सार्थक समूह के जो बन रहा है मकल, जो आपके शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि शब्द क्या होता है कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जहाँ पर सार्थक समूह होंगे वर्णों के तब तो है शब्द, अगर सार्थक समूह नहीं है तो वो शब्द नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपके पद का। ध्यान देना, भाषा की इकाई पहला है आपके ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द और चौथा है आपके पद। के वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। ध्यान देना कि वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द है कि वाक्य के अंतर्गत जो प्रयुक्त शब्द है उसके व्यवहारिक रूप, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द, जहाँ पर विभक्ति भी जुड़ी हुई है। विभक्ति किससे जुड़ती है, किससे बनती है, कारक चिन्हों से। विभक्ति किससे जुड़ेगी, कारक चिन्हों से, ठीक है। तो शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम ने रावण को बाण से मारा। अब ध्यान देना, राम ने रावण को बाण से मारा। अब इस वाक्य के अंदर राम ने, यहाँ पर विभक्ति आ गई, कर्ता ने, ठीक है। रावण को, कर्म को, कर्ण से के किसके द्वारा, बाण से, फिर मारा। तो ये क्या बन गया, आपके एक पद बन गया। यानी कि विभक्ति युक्त जो भी शब्द आते हैं, व्यवहारिक रूप और विभक्ति युक्त जो शब्द आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट अगला आपके पांचवा पॉइंट इसका भाषा की इकाई का कि वाक्य क्या होता है। वाक्य किसे कहते हैं कि शब्दों के मेल से, यानी कि शब्दों का जो मेल होता है, मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, एक पूरा विचार, पूर्ण विचार। ध्यान देना, यानी कि शब्दों का मेल है लेकिन उस शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, तो वह शब्द समूह क्या कहलाता है, आपके वाक्य कहलाता है। ऐसा शब्द समूह क्या कहलाएगा, आपके वाक्य कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आपके मुख्य चीज क्या आती है इसमें, सबसे पहले तो है आपके भाषा, व्याकरण और लिपि। इसमें हम आज केवल भाषा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कल आपको लेंगे अपन व्याकरण के बारे में अध्ययन, और इसके बाद जो है लिपि के बारे में। तो भाषा को वापस पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं, इसको समझ लो एक बार अच्छी तरह से। फिर इसके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको होमवर्क में करना है, नोटेड, ठीक है। देखिए कि भाषा क्या है, कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से एक दूसरे को प्रकट करते हैं। हालांकि कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एक बार में समझ, कहने का अर्थ है कि अभी जो समझाया जा रहा है और मेरे हिसाब से ये आपको सारा आपके दिमाग के अंदर बैठ चुका है वैसे भी, ठीक है। अब भाषा जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के जो विचार है, जो भाव है, उनको हम बोलकर या लिखकर या संकेत के माध्यम से
एक दूसरे को प्रकट करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक का और लिखित का अर्थ आपको पता ही है कि जो मतलब हम जो बोलकर प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा होती है और जो लिखकर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है। फिर आता है आपके बोली के भाषा के उस रूप को बोली कहते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। केवल सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाला जो भाषा का रूप है उसको हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। इसी कारण थोड़ी थोड़ी दूरियों पर बोली का रूप है वो बदल जाता है। बोली भाषा की तुलना में कम विकसित होती है, यानी कि भाषा ज़्यादा विकसित होती है जबकि बोली कम विकसित होती है। प्राय बोलचाल में ही इसका प्रयोग किया जाता है। बोली का प्रयोग जो है केवल बोलचाल के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, और उसका व्याकरण होता है, साथ ही साथ शब्दकोश होता है और ज्ञान विज्ञान से संबंधित इसका साहित्य भी होता है। भाषा का साहित्य होता है, ध्यान देना। हिंदी भाषा का साहित्य होता है, संस्कृत भाषा का साहित्य होता है, अंग्रेजी भाषा का साहित्य होता है, जबकि बोली के अंतर्गत कोई साहित्य नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन कि हमारी राष्ट्रीय भाषा खड़ी बोली हिंदी भी एक स्थानीय बोली का ही रूप है, यानी कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो खड़ी बोली हिंदी का एक स्थानीय बोली का जो है एक विकसित रूप है। एक चीज़ अपन ने छोड़ दी थी अभी कि बोली जो है विकसित और व्यापक होकर भाषा का रूप लेती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि बोली जो है भाषा कब बन जाती है। तो बोली भाषा कब बनेगी? जब वह विकसित रूप को धारण कर लेगी, अर्थात एक व्यापक क्षेत्र में जब वो बोली जाएगी तब जो है वो क्या बन जाएगी? आपके भाषा बन जाएगी। अब हिंदी का स्वरूप, कि हिंदी का क्या स्वरूप है इसके संबंध में देखिए। हिंदी शब्द से केवल खड़ी बोली हिंदी का ही संज्ञान नहीं आता, यानी कि हिंदी शब्द जो है वो केवल खड़ी बोली हिंदी से ही हम इसको ज्ञान में नहीं ले सकते हैं। उसके अंतर्गत उसकी सभी बोलियां भी आ जाती है, यानी कि हिंदी भाषा के अंतर्गत जो भी बोलियां बोली जा रही है वे सारी बोलियां जो है इसके अंतर्गत आती है। और हिंदी भाषा परिवार में लगभग 15 बोलियां शामिल की गई है। कितनी बोलियां शामिल है? 15 बोलियां शामिल की गई है। इनको पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी नामक वर्गों में रखा गया है। 5 वर्गों में इसको रखा गया। हिंदी भाषा के स्वरूप को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रश्न ये बनता है कि हिंदी भाषा के स्वरूप को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये 5 वर्ग है। अब इसके अंतर्गत आपके देखो एक राजस्थानी का टॉपिक साथ में डाला है मैंने कि राजस्थानी जो वर्ग है उसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी, ये 4 बोलियां जो है इसके अंतर्गत आती है कि मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी, ये 4 बोलियां राजस्थान के वर्ग में आती है। वैसे अब आगे देखते हैं अपन कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कि यानी कि भाषा जो है इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, यानी कि जो वाणी हम व्यक्त कर रहे हैं उसको हम कहते हैं भाषा। ठीक है, अब इसके बाद आता है भाषा की मुख्य इकाइयाँ कौन कौन सी है। भाषा की मुख्य इकाइयाँ, भाषा की मुख्य इकाइयाँ निम्नलिखित हैं। पहली है आपकी ध्वनि, कि हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़, जो प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है, कि भाषा का जो मौखिक रूप है उसमें केवल ध्वनि का ही प्रयोग होता है। फिर आता है आपके वर्ण। वर्ण में क्या होगा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न ये भी बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं?
तो क्या लिखोगे आप? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे कि क कैसा? हलंत, च, ट, जिसके साथ कुछ भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। फिर आता है आपके शब्द के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। जैसे कि क, म और ल, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनता है? कमल बनता है। जबकि अगर हम इनको उल्टा सीधा करके जोड़ते हैं तो मकल बनता है, जबकि उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, इसलिए ये शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। और ये क्या है? शब्द की श्रेणी में आता है कमल। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके चौथा पॉइंट, पद का। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर जो भी प्रयुक्त शब्द होते हैं जिनका व्यवहारिक रूप और विभक्ति युक्त शब्द होंगे तो उनको क्या कहेंगे? हम पद कहेंगे। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, विभक्ति युक्त। ध्यान देना, विभक्ति किसमें आएंगे? कारक के अंतर्गत। यानी कि कारक चिन्ह जहाँ पर भी आते हैं, कारक चिन्हों से जो है पद का निर्माण होता है जिसमें विभक्ति आती है। पता लग रहा है आपको? जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो इस वाक्य में राम ने यानी कि कर्ता ने, रावण को कर्म को, बाण से यानी कि कर्ण से, कर्ण होता है ना, से द्वारा, किसके द्वारा? के बाण के द्वारा। ठीक है, मारा। तो ये क्या बन गया? आपके पद बन गया। अब लास्ट है इसका भाषा की 5वीं इकाई है वाक्य। जो लास्ट में बनता है वाक्य के शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, यानी कि शब्दों का ऐसा मेल जिससे एक पूरा का पूरा विचार प्रकट होता है, तो वह शब्द समूह क्या कहलाता है? आपके वाक्य कहलाता है। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ तक आपके क्लियर हो चुका है। अब आपको होमवर्क के अंदर कुछ प्रश्न है। एक तो पहला है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि भाषा की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी है, समझाइए। तीसरा क्वेश्चन एक और दे देता हूँ कि हिंदी भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है। हिंदी भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन से थे 5 वर्ग? पता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ठीक है। ये 5 वर्ग जो है इसमें आपको लिखने हैं। ये 3 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में करके रखना। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो उसको आप अंडरलाइन कर लेना। और जब भी आपके डाउट क्लास स्कूल में लगती है आप आइए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। थैंक यू। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। ठीक है। इसकी अभी PDF में भेज दूंगा आपको। उसमें से आप ये सारे जो भी आपके टॉपिक लिखवाया जा रहा है वो सारा आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और संडे टू संडे अपनी नोटबुक जो है आप चेक करने के लिए भेजेंगे। ठीक है। जो भी PDF वगैरह बनाकर जो है आप संडे को आप एक बार अपने नाम सहित इसमें भेज देना ग्रुप के अंदर, ताकि वो आपकी जो भी नोटबुक है वो चेक हो जाएगी। एक बार पता लग जाएगा कि भाई किसने कितना वर्क किया है और किसने नहीं किया है। और इसको घर पे हमेशा पढ़ते रहना रेगुलर। ऐसा मत सोचना कि भाई विद्यालय खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, समय आने पर विद्यालय भी खुल जाएंगे, आप विद्यालय आना शुरू हो जाओगे, तब तक आपके किसी के भी काम जो है ड्यू नहीं रहना चाहिए। सबके काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू।